हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BPCC 109 द टॉपिक ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। ओके, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। आपको अपना सब्जेक्ट कोड यहाँ पे डालना है और आपको फिर यहाँ पर गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट गाइस, एक बार इसको जरूर चेकआउट करना क्योंकि आपका सारा सिलेबस हमने यहाँ पर कवर कर रखा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को एक बार देख लेंगे, अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे एग्जाम में, तो 90+ स्कोर आराम से आपके आ सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें 9580023321। ओके गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो पहले समझते हैं सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी सच एज फैमिली, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि फैमिली है, ठीक है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, ये रिलीजन है। इस तरीके से अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब जब ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, तो हमारा क्या बनता है, एक पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये इंडिविजुअल लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब पहले इसके देखते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं। तो पहला है हमारा फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट। देखिए, फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है वो एक इंसान की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें इमोशनल सपोर्ट देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, सोशल सपोर्ट भी देती है। ठीक है, और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है। उसके बाद में हम आते हैं एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में हमें जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, स्किल्स देते हैं और पर्सनैलिटी ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट में ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। फिर आता है हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब अगर इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो हमें इक्वल राइट्स मिलते हैं, वोटिंग पावर मिलती है, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, और सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबको इंक्लूसिव डेवलपमेंट मिलती है, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट में यहाँ पे हेल्प होती है। उसके बाद हम देखते हैं अभी नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर के क्या क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहला क्या हमारा कास्ट सिस्टम। ठीक है, देखिए, लीगली कास्ट सिस्टम तो अबॉलिश कर दिया गया है, बट अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो सोसाइटी में अभी भी कास्टिज्म बहुत प्रिवेल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, ये लिमिट करती है किसी भी इंसान की डेवलपमेंट को। एजुकेशन नहीं मिलती उसको, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती उसको, कास्ट बेसिस पे उसको जज किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये सारी चीज़ों से ह्यूमन डेवलपमेंट रुकती है। फिर आता है हमारा जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी में वुमेन्स को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और ट्रेडिशनली जो सोसाइटी के जो कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वुमेन्स को एजुकेशन ना देना, एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन ना देना, डिसीजन मेकिंग पावर्स ना देना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक पर्टिकुलर जेंडर यहाँ पे पीछे रह जाता है, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। और अगर एक जेंडर पीछे रह गया है तो फिर ओवरऑल सोसाइटी पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। तो अगर आप फीमेल्स को अगर आप अलाउ नहीं करोगे सोसाइटी में पार्टिसिपेशन का, तो फिर ओवरऑल सोसाइटी भी सफर करेगी। ठीक है, फिर आते इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे। अब देखिए, आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी या नहीं की जाएगी, आपको एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके पास में पैसे हैं या नहीं है। पर क्या ये सही क्राइटेरिया है? नहीं, ये बिल्कुल सही क्राइटेरिया नहीं है। पर क्योंकि सामाजिक स्ट्रक्चर ही इस तरीके से सेट हो गया है कि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यही चीज चल रही है और हमको यही माननी पड़ रही है, क्योंकि समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया। तो ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है एक ह्यूमन डेवलपमेंट पे। ठीक है, कि इंसान को पैसों के बेसिस पे उसको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। फिर आता है रिलीजियस एंड रीजनल डिफरेंसेस। देखिए, जो सोशल डिविजन जब समाज में क्रिएट हो जाते हैं, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, लोग आपस में क्या होता है, हार्मनी में नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, आप किसी एक तबके को अलाउ करोगे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एक दूसरे तबके को आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, तो इन सबसे डेवलपमेंट में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इम्प्रूव करें अपनी ये चीजें। तो सबसे पहला तो हमारा एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है इन सब चीजों में। ठीक है, उसके बाद में आता है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट करनी होगी। उसके बाद में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो भी समाज में होता है, उस पर हम लोगों को अवेयरनेस फैलानी होगी कि ये कितनी गलत चीज है। ठीक है, लीगली तो हमारा अबॉलिश हो गया, बट समाज में जो ग्राउंड लेवल है ना, उस पर भी खत्म करना है। तो उसके लिए अवेयरनेस के थ्रू, ठीक है, इन सब चीजों के थ्रू भी हमको काम करना होगा। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी होगी, ताकि जो पॉवर्टी जैसी सिचुएशंस हैं जो लोगों को रोकती हैं हेल्थ केयर लेने से, एजुकेशन लेने से, उनको भी हमें कम करना होगा। थ्रू व्हाट? थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिर सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव गवर्नमेंटल पॉलिसी, इन सबको हम लोगों को स्ट्रेंथन करना होगा। ऑलराइट, अब कंक्लूजन देखते हैं।
देखिए जो सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी होता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ठीक है। जैसे हमारी फैमिली, एजुकेशन, डेमोक्रेसी का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहता है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस, इंडिया कैन इंश्योर बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इक्वालिटी, इंक्लूजन और सोशल जस्टिस से हम बेटर इंक्लूजन यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, बेटर डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजल फैक्टर्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पहले समझते हैं इस डिसऑर्डर को। देखिए ये जो डिसऑर्डर होता है ये डेवलपमेंटल कंडीशन है, ठीक है, जो कि अफेक्ट करती है हाउ अ पर्सन कम्युनिकेट्स, इंटरेक्ट विद अदर्स एंड बिहेव, ठीक है। एक इंसान किस तरीके से बात करता है, ठीक है, वो दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करता है, बिहेव कैसे करता है, ये सब कुछ अफेक्ट करता है ये जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब जो एग्जैक्ट कॉजेज इसमें लिखी गई है वो क्लियर नहीं है, इवन रिसर्चर्स को भी क्लियर नहीं है, बट रिसर्चर ये बिलीव करते हैं कि जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, मतलब कि कॉम्बिनेशन से ये हमारा डिसऑर्डर क्रिएट होता है। अब देखते हैं थोड़ा रिस्क फैक्टर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पहला क्या है, जेनेटिक फैक्टर। देखिए यहाँ पे जेनेटिक्स का बहुत रोल होता है, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी ये डिसऑर्डर था तो हो सकता है बच्चे में भी हो, ठीक है। इसमें बेसिकली जो जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो इम्पैक्ट होती है, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा एडवांस्ड एज ऑफ पेरेंट्स। देखिए रिसर्च ने ऐसे सजेस्ट किया है कि जो पेरेंट्स थोड़ा ओल्ड एज के होते हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा चांसेस होता है ये एएसडी डिसऑर्डर का, ठीक है। रीजन हो सकता है किसी के एज रिलेटेड जेनेटिक चेंजेस आते हैं, ठीक है, एज के चलते चलते कुछ जेनेटिक चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे में भी। फिर आते हैं प्री मैच्योर बर्थ एंड लो बर्थ वेट। देखिए जिन बच्चों का जन्म 37 वीक और प्रेगनेंसी से पहले ही हो जाता है तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं इस डिसऑर्डर के, क्योंकि ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, ठीक है, पूरा टाइम पीरियड नहीं कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो ये होता है रीजन। और फिर ये होता है कि बहुत कम उनका जो बॉडी वेट होता है, ठीक है, वो भी एक रीजन हो सकता है, लो बर्थ वेट। उसके बाद में फिर देखते हैं प्रेगनेंसी एंड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि इन्फेक्शन या फिर न्यूट्रिशन अगर मदर को सही नहीं मिला, ठीक है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से भी जो एएसडी होता है उसका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये फैक्टर अकेले काम नहीं होता, इन सबका क्या होता है, कल्मिनेशन होता है, ठीक है, इकट्ठे जब ये आते हैं तब ये डिसऑर्डर का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। कॉजल फैक्टर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो पहला है हमारा ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंसेस। देखिए जो बच्चे एएसडी से सफर करते हैं वो उनका जो ब्रेन है और ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन फंक्शन है उसमें थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये जो एएसडी है उनकी कम्युनिकेशन में इफेक्ट करता है, जो ब्रेन सेल्स होती है ना उनको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जब किसी और से भी इंटरेक्ट करते हैं तब प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। बिहेवियर में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ब्रेन सेल्स को ये इम्पैक्ट करता है डिसऑर्डर, ठीक है। अगेन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें क्या है, देखिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है अगर वो हार्मफुल सब्सटेंसेस से एक्सपोजर में है, ठीक है, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, ठीक है, केमिकल्स हुए, कुछ इन्फेक्शंस हुए, ठीक है, तो इस सब चीज़ों से जो एएसडी होता है उसका चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा जीन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। देखिए जेनेटिक कॉजेस मैंने आपको बताई थी, जीन में म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन एंड जेनेटिक कॉजेस, इनकी वजह से एएसडी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमारा आता है इम्यून सिस्टम एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। अगर मदर का इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, और जैसे इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम्स से अगर सफर करते हैं तो इस चीज़ से क्या होता है, जो बच्चा होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और एएसडी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें यही बताया गया कि रिसर्चेस अभी और होना बाकी है, बस ये हमने कुछ फैक्टर्स बता दिए कि ये रीजन हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी कंक्लूजन। अब ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, ठीक है, वो एक सिंगल कॉज से नहीं होता, ठीक है, इसके फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर जब मिल जाते हैं ना तब ये डिसऑर्डर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, ये सब, और ये इफेक्ट करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में, ठीक है। इसलिए बच्चा जो है वो इंटरेक्शन में उसका वीक हो जाता है, ठीक है, उसका बिहेवियर इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। तो अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम कर लें तो हम बच्चे को थोड़ा बहुत उसके बिहेव, उसकी जो एएसडी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लें तो, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्क्राइब द डिमेंशंस ऑफ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन लर्न्स टू अंडरस्टैंड इमोशंस, बिल्ड रिलेशन एंड बिहेव अप्रोप्रिएटली। बेसिकली यहाँ पे इंसान जो है वो इमोशंस को समझने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने भी और दूसरों के भी, जिससे कि जो वो रिलेशनशिप है वो बिल्ड करता है दूसरों से, ठीक है, और समाज में एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी रखता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट दी लाइफ चलती है एक इंसान के, ठीक है।
तो पहला हम आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट पे। देखिए इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे इंसान अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करता है, समझने की कोशिश करता है और उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। जैसे अगर कोई इंसान किसी से गुस्सा है तो वो उस पर चिल्लाएगा नहीं, अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स जो है वो तरीके से बताने की कोशिश करेगा। इसी को बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, कि आप गुस्सा हो, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और तरीके से जो भी आप फील कर रहे हैं वो आपने बताने की कोशिश की है, ठीक है। इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोल देते हैं कभी कभी। फिर हम आते हैं सोशल डेवलपमेंट पे। देखिए ये एक एबिलिटी है, ठीक है, टू इंटरेक्ट पॉजिटिवली विद अदर्स, ठीक है, जहाँ पे आप दूसरों से पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते हैं, आप दूसरों को इमोशंस को समझते हैं, अकॉर्डिंगली आप बिहेव करते हैं फिर, ठीक है। अब ये चीज़ किस आपको हेल्प करती है कि आप समाज में फ्रेंड्स बना पाए, रिलेशनशिप बना पाए, ठीक है, आप कोऑपरेशन क्रिएट कर पाए समाज में। और ये चीज़ आप कहाँ से सीखते हैं? आप फैमिली से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, अपनी कम्युनिटी मेंबर से सीखते हैं, ठीक है, यही सब बताया गया है उसमें। फिर हम आते हैं सेल्फ अवेयरनेस पे। अपनी खुद की स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझ पाना। इससे क्या होता है कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनती है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं कि आप केपेबल हैं कुछ चीज़ करने के लिए, तो आप अपने आप में एक सेल्फ इमेज जो आपकी होती है पॉजिटिव हो जाती है अपने लिए, ठीक है। अब इस चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस बना सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी समझते हैं कि आपके इमोशन से दूसरों को किस तरीके से इफेक्ट हो सकता है, तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं, विच इज़ वी स्टडीड इन इमोशनल डेवलपमेंट। फिर हम आते हैं सेल्फ रेगुलेशन पे। इट इज़ एन एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, बिहेवियर को कंट्रोल करना, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करना, एक्ट करना। इन सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चे सीखते हैं एंगर मैनेजमेंट, गुस्से को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ठीक है, पेशेंस सीखते हैं, ठीक है, वेट करना चीज़ों का, रूल्स फॉलो करना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा पीसफुल माइंड चाहिए होता है, ठीक है, आपको पेशेंस चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, सेल्फ रेगुलेशन से। फिर आता है हमारा एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझ पा रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप बिहेव भी करेंगे। अगर कोई सैड है और आप समझ पा रहे हो कि वो कैसा फील कर रहा होगा, तो आप आपका भी बिहेवियर थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, आप दूसरों को समझ पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होगा कि आपके बीच में क्या होगा, कोऑपरेशन बंधेगा, आपके बीच में हार्मनी आएगी और पूरे के पूरे समाज में हार्मनी क्रिएट होगी। तो ये एम्पैथी की इंपॉर्टेंस है। फिर आते हैं रिलेशनशिप स्किल्स। जब आप अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट करते हो दूसरों को, और दूसरों की बातों को सुनते भी हो, आप अच्छे से समझने की कोशिश भी करते हो, तो इन चीज़ों से क्या होता है, आपके कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं। यही रिलेशनशिप स्किल है। अपने रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए आप उनसे कन्फ्लिक्ट कम करने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दीज स्किल हेल्प चिल्ड्रन मेंटेन पॉजिटिव रिलेशन विद पेरेंट्स, टीचर, क्लासमेट एंड अदर थ्रू आउट देयर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं, पेरेंट्स, टीचर, क्लासमेट्स एक्सेट्रा। उन सब से अगर आपको अच्छे से रिलेशनशिप करना है तो आपको रिलेशनशिप स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग थॉटफुल एंड एथिकल चॉइसेस बाय कंसीडरिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्शन। जब आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इस काम से क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है, और फिर आप उसके हिसाब से फिर सोच समझ के आप अच्छा डिसीजन लो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। कंक्लूजन देखते हैं। तो हमने देखा किस तरीके से सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चाइल्ड की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। यहाँ पे हमने कुछ डायमेंशंस देखी, जैसे इमोशनल, सोशल, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, रिलेशनशिप स्किल्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये चीज़ क्या करती है, हेल्प करती है एक इंडिविजुअल की, ताकि वो अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस कर पाए, ठीक है, समाज में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह सामने आए, ये सारी चीज़ें। एंड प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग दीज क्वालिटीज। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली इवेल्युएट गिलिगन्स थियरी ऑफ केयर बेस्ड मोरालिटी। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया हमारा मोरल साइकोलॉजी में। यहाँ पे जो गिलिगन है ये कहती है कि जो मोरल डिसीजन है, दे आर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन जस्टिस, रूल्स एंड राइट, बट ये हमारी केयर, रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर, इन सब पर भी बेस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मान के चलिए पर्सन ए है, ये अपने मॉम डैड के साथ में रहता है दिल्ली में, ठीक है। अब इसकी अगर जॉब लगती है, प्रमोशन होता है और इसको जाना पड़ेगा अगर बैंगलोर, ठीक है, तो क्या ये जाएगा? जा सकता है, राइट्स और जस्टिस के हिसाब से बिल्कुल ये इसका डिसीजन सही है। पर अगर ये बंदा, जो पर्सन ए है, ये अपने माँ बाप के पास रुक रहा है, अपने ये जो बैंगलोर की जॉब का प्रमोशन नहीं लेता और दिल्ली में ही अगर स्टे करता, तो इसको बोलते हैं हम लोग केयर बेस्ड मोरालिटी। यहाँ पे इसको अपने माँ बाप के प्रति केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, रिलेशनशिप की वजह से इसका ये जो डिसीजन है इसको बोलेंगे केयर बेस्ड मोरालिटी। ऑलराइट, तो अब आप बेटर समझ पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई इंसान अपनी मोरल चॉइस बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स, राइट्स और जस्टिस पर डिपेंड नहीं करती है, पर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर। दूसरों के क्या फीलिंग्स है, दूसरों की क्या नीड्स है, इन पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि हमने ये ए पर्सन का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। और साथ ही साथ में ये गिलिगन्स ये भी कहती हैं कि दैट मोरल डेवलपमेंट मूव्स थ्रू स्टेजेस, स्टेजेस के थ्रू मूव करती है। कैसे? तो फर्स्ट रहता है कि बिगिनिंग विथ द सेल्फ इंटरेस्ट, पहला होता है हमारा सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरा रहता है बैलेंसिंग पर्सनल नीड्स विद द नीड्स ऑफ अदर,
ठीक है। एंड तीसरा होता है फाइनली रीचिंग द स्टेज वेयर केयर फॉर बोथ सेल्फ एंड अदर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये थर्ड होती है। जैसे फर्स्ट में देखेंगे पर्सन ए का जो सेल्फ इंटरेस्ट था कि बैंगलोर जाके प्रमोशन लेना, ठीक है, और फिर सेकंड स्टेज था कि अपनी जो पर्सनल नीड्स हैं और दूसरों की नीड्स को बैलेंस करना, यानी कि उसकी पर्सनल नीड थी बैंगलोर जाके प्रमोशन लेना, और उसके पेरेंट्स की नीड थी कि उनका जो बेटा है वो घर पे ही रहे, ठीक है, और दिल्ली में ही जॉब करे ताकि उनकी केयर भी होती रहे, ठीक है। फिर फाइनली ये था कि केयर फॉर बोथ सेल्फ एंड अदर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरों की केयर भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक डिसीजन क्या हो सकता है कि वो दिल्ली में रुककर ही एक अच्छी जॉब ले ले, और जिसमें उसको जॉब जॉब भी मिलेगी और पेरेंट्स के साथ भी रह लेगा। तो ये था डिसीजन मेकिंग, और यही यही होती है हमारी केयर बेस्ड मोरालिटी। अब आते हैं थोड़ा इसकी मेरिट डिमेरिट देखते हैं। पहले बात करते हैं मेरिट पे। देखिए तो यहाँ पर जो मोरल डिसीजन मेकिंग है वहाँ पे जो ह्यूमन रिलेशनशिप है और इमोशन है, इन चीज़ों पे इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में जो ओल्ड थियरीज थी जैसे कि जस्टिस, रूल्स, इन सब चीज़ों के बेसिस पर ही मोरल डिसीजन होते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया कि ऐसा नहीं है, ह्यूमन रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर आते हैं थियरी हाईलाइट दी क्वालिटी जैसे कि एम्पैथी, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों को भी हाईलाइट किया। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं इन्फ्लुएंस द फील्ड सच एज एजुकेशन, साइकोलॉजी, और फिर इस थियरी ने अलग अलग फील्ड में भी इन्फ्लुएंस किया है, अलग अलग फील्ड की स्टडीज को भी इन्फ्लुएंस किया था। क्रिटिसिज्म देखते हैं इस थियरी का। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो गिलिगन्स की थियरी थी ये लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरव्यूज पर डिपेंड है, मतलब कि इन पे प्रॉपर डेटा है नहीं, ये साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं इनके पास में कोई स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरा क्या है, अब देखिए गिलिगन्स ये भी कहती थी कि वुमेन्स जो होती हैं वो नेचुरली दे आर मोर केयरिंग, ठीक है, वुमेन्स में केयर की फीलिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेन। तो इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया गया था, यहाँ पे बताया गया था कि मेन एंड वुमेन दोनों ही केयर का इस्तेमाल करते हैं जब भी वो मोरल रीजनिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वुमेन ज्यादा करती हैं या एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जेंडर रूल नहीं है, बेसिकली जेंडर में डिफरेंशिएट मत करिए इन सब चीजों को लेके। फिर की थियरी जो है वो स्टीरियोटाइप जनरेट कर रही है, ठीक है, ये बोलकर कि वुमेन जो होती है वो नेचुरली केयरिंग होती है मेन से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरियोटाइप डेवलप कर दिया आपने, दैट इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग लॉज, राइट्स एंड फेयरनेस अ केयर बेस्ड अप्रोच अलोन मे नॉट प्रोवाइड द बेस्ट सोल्यूशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ केयर बेस्ड अप्रोच जरूरी नहीं है कि वो सही तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करवा पाए, ठीक है। तो क्रिटिक्स ऑल्सो सेज दैट टू मच एम्फेसिस ऑन रिलेशनशिप्स कैन समटाइम्स इग्नोर द जस्टिस एंड इक्वालिटी, जब आप रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो जो जस्टिस इक्वालिटी वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है, वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है। क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ग्लिकन की जो थ्योरी थी इसने जो मोरालिटी की अंडरस्टैंडिंग है इसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया, ठीक है, एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया, ठीक है। अब इट करेक्टेड द नैरो फोकस ऑन जस्टिस फाउंड इन मेनी अर्लियर थियरीज, मतलब जो पुरानी थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस रूल्स पे फोकस था, ठीक है, यहाँ पे एक नया डिमेंशन दिया इन्होंने, रिलेशनशिप पे फोकस किया इन्होंने, ऑलराइट। एंड इन मैं पर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ केयर पे, रिलेशनशिप पे भी अगर आप ज्यादा फोकस करोगे तो उससे भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए हमको क्या जरूरत है करने की, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की जरूरत है, जहां पर हम लोग जो रिलेशनशिप भी है और साथ ही साथ जस्टिस है उन दोनों को मेंटेन करके चलें, ठीक है। बिकॉज इन मेनी रियल लाइफ सिचुएशन बोथ कंपैशन एंड जस्टिस, ऑलराइट, आर नीडेड टू मेक अ एथिकल डिसीजन। Therefore, a care-based morality should be seen as a complement to the justice-based morality rather than replacement। मतलब ये कि जो care-based morality है, ठीक है, वो एक कॉम्प्लीमेंट है, मतलब care-based morality और जो justice-based morality है उन दोनों को साथ साथ चलना होगा, ना कि एक बड़ा है दूसरा ज्यादा, दूसरा छोटा है, इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो यही चीज बताई गई है। अब कंक्लूजन देखते हैं। अगेन वही रिपीट है कि देखिए इनकी थ्योरी जो थी, ठीक है, केयर बेस्ड मोरालिटी, इसने मोरल साइकोलॉजी में काफी कंट्रीब्यूशन किए हैं, ठीक है। अब इसमें हमने दोनों मेरिट भी पढ़ी, इनकी क्रिटिसिज्म भी पढ़े, ठीक है। तो बेसिकली समझ में ये आता है कि एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, कंबाइनिंग केयर एंड फेयरनेस लीड्स टू मोर मोर एथिकल एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, दोनों को कंबाइन करेंगे तब हमको एक इफेक्टिव डिसीजन जाके मिलेगा, ऑलराइट। ओके गाइज, तो हमने अपना टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में अपने डाउट्स भी मेंशन करना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ध्यान से, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। हमारी क्लास की जो भी नोटिफिकेशन है वो वहीं पर आती है, तो उसको ध्यान से ज्वाइन कर लेना। ओके गाइज, थैंक यू।